नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। चलिए शुरू करते हैं अपने 5 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन हमारा 4 विकल्प दिए इसमें। तो अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के सवाल से हम अपने। तो आज का सवाल है कि सितंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का जीएनपीए अनुपात कितना रह गया है। क्वेश्चन हमारा 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं एक करके। तो पहला है कि 4.5%, दूसरा है 3.2%, तीसरा है 2.1% और चौथा है 1.0%। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का जीएन अनुपात घटकर कितना हो गया है, 2.1%। तो यहाँ से तीसरा विकल्प हो जाएगा। यह पिछले 10 वर्ष जो कि 10 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि बैंकों की जो कि खराब कर्ज जो एनपीए ये कम हुए हैं, पुराने फंसे हुए कर्जों की वसूली बेहतर हुई, उसमें बैंक अब ज्यादा सतर्क तरीके से कर्ज दे रहे हैं। महामारी और ऊंची ब्याज दरों के कारण जो दबाव बना था, लेकिन वह अब हद तक काफी कम हो चुका है, जिससे बैंकिंग प्रणाली पहले से ज्यादा और मजबूत हो गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस मिशन के तहत विकसित किए गए। क्वेश्चन हमारे 4 विकल्प है इसमें। पहला है मिशन शक्ति, दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, तीसरा है मिशन मौसम या चौथा है डिजिटल इंडिया। तो इसमें बात करें 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की, तो ये मिशन मौसम के तहत विकसित किए गए हैं। तो यहाँ से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बात करें इस मिशन के तहत, तो इन स्टेशनों की खास बातें हैं कि ये पूरी तरह स्वदेशी है, क्योंकि 3D पेंटिंग से बने होने के कारण ये जल्दी तैयार किए जा सकते हैं और तापमान, वर्षा, हवा और नमी का डेटा जो कि खुद ब खुद रिकॉर्ड करते हैं, जो कि सोलर पावर्ड, यानी बिजली खर्च कम, बिना मानव हस्तक्षेप के रियल टाइम डेटा में भेजते हैं। और ये फरवरी 2026 से जो कि दिल्ली में इनके पहले इंस्टॉलेशन शुरू होंगे, जिससे शहरी मौसम जो कि पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी और बेहतर हो सकेगी। ये थी स्टेशनों से की कुछ खास बातें। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में दुनिया का अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड जो कि भारत के किस राज्य में देखा गया। 4 विकल्प है इसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो हाल ही में दुनिया का अत्यंत दुर्लभ जो कि सैंडलवुड लेपर्ड ये कर्नाटक में देखा गया पहली बार। तो तीसरा विकल्प से हो जाएगा। इसका बेहद रंग जो कि दुर्लभ रंग रूप वाला ये तेंदुआ, जिसे सैंडलवुड कहा जा रहा है, और यह तेंदुआ जो कि विजयनगर जिले में कैमरा ट्रैप के जरिए दर्ज किया गया। भारत में इससे पहले ऐसा तेंदुआ जो कि नवंबर 2021 में जो कि कहाँ देखा गया था, राजस्थान। इन्हीं से तेंदुए से बात कर लेते हैं। इस तेंदुए के कुछ सामान्य लक्षण है ऐसे कि कैसा दिखता है ये। तो इसका रंग जो कि हल्का गुलाबी मतलब स्ट्रॉबेरी जैसा होता है, और इसके धब्बे ऐसे हल्के भूरे रंग के होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रंग हाइपोमेलिज्म मतलब काले रंग की कमी या एरिथ्रिस मतलब लाल रंग की अधिकता इनके अनुसार है, जैसे दुर्लभ आनुवंशिक कारणों से होता है, वैज्ञानिकों के अनुसार ये। अगला सवाल है हमारा कि किस हिमनद को हिमालय का ताज कहा गया। तो 4 विकल्प है इसमें, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, तीसरा है सियाचिन हिमनद और चौथा है जम्मू हिमनद। तो इसमें हिमालय का ताज किसे कहा गया है, तो सियाचिन हिमनद को। तो यहाँ से तीसरा विकल्प सही है। इसके विशाल आकार, अत्यधिक ऊंचाई और रणनीतिक व भौगोलिक महत्व के कारण हिमालय का ताज इसे कहा जाता है, सियाचिन हिमनद को। बात करते हैं सियाचिन हिमनद की।
ये लद्दाख के जो कि पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और ये भारत का जो कि सबसे बड़ा हिमनद है, याद रखेंगे। ये ध्रुवीय क्षेत्र मतलब कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाहर दुनिया के सबसे लंबे हिमनदों में से एक है और इसका पानी जो कि नुब्रा से श्योक और श्योक से सिंधु नदी प्रणाली में जाता है। यह हिमनद जो कि जल संसाधन, जलवायु अध्ययन और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इसे जो कि प्रतीकात्मक रूप से हिमालय का मुकुट भी कहा जाता है। दोनों नाम याद रखेंगे, हिमालय का मुकुट और हिमालय का ताज। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, रश्मि शुक्ला, संजय पांडे, डॉक्टर सदानंद दाते और चौथा हेमंत करकरे। तो हाल ही में महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में डॉक्टर सदानंद दाते, तीसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में ये इन्होंने कार्यभार संभाला है और उन्होंने जो कि रश्मि शुक्ला का स्थान लिया। ये किसके बाद आए, ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये रश्मि शुक्ला का स्थान लिया इन्होंने, जो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी थी। बात करें डॉक्टर सदानंद दाते, तो ये 1990 बैच के जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। पहले ये एनआईए मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख में रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है, फिर भी उन्हें पूरा 2 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के जो कि निर्देशों के अनुसार है, जिसका उद्देश्य है कि पुलिस नेतृत्व को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना और स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में मंजूरी प्राप्त कलई सेकंड जो कि जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो 4 विकल्प है इसमें, दिबांग नदी, चौथा है सुबनसिरी नदी, तीसरा है लोहित नदी और चौथा है सियांग नदी। तो ये जो कि परियोजना ये सुबनसिरी नदी पर है। हाल ही में जो कि लोहित नदी पर प्रस्तावित है, क्योंकि कलई परियोजना की जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है, तो ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित जो कि 1200 मेगावाट की कलई जल विद्युत परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जो कि मंजूरी दी। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति मतलब ईएसी, इन्होंने मंजूरी दी है और यह परियोजना जो कि टीएचडीसी मतलब इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। हालांकि इस परियोजना को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही है, क्योंकि ये इसकी ईआईए रिपोर्ट में गंभीर रूप से जो कि संकटग्रस्त जो कि श्वेत उदर बगुला होता है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यह पक्षी लोहित नदी क्षेत्र में पाया जाता है और ये भारत में जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है होने का, लेकिन इसलिए यह मामला विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण है। देखिए अभी इस पे चर्चाएं हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या गोवा। तो ये कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला बनाया गया? तो ये गोवा। हाल ही में जो कि गोवा सरकार ने प्रशासनिक सुविधा और बेहतर शासन के उद्देश्य से कुशावती को गोवा का तीसरा जिला घोषित किया है। इससे पहले गोवा में केवल 2 जिले थे, पहला उत्तर गोवा और दूसरा है दक्षिण गोवा, तीसरा ये कुशावती हो गया। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में चीन ने अपनी नौसेना में शामिल किए गए लौदी नामक युद्ध पोत का संबंध किस प्रकार के पोत से किया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला है विमान वाहक पोत, दूसरा है पनडुब्बी, तीसरा है फ्रिगेट और चौथा है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो हाल ही में चीन ने अपनी नौसेना में शामिल किए गए जो कि लौदी नामक युद्ध पोत का संबंध किससे किया? तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, तीसरा भी चौथा विकल्प से हो जाएगा। ये लौदी नामक एक टाइप का जो कि 052D
गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अपनी नौसेना में शामिल किया गया। यह पोत वायु रक्षा और समुद्री आक्रमण और कमांड ऑपरेशन जैसी उन्नत क्षमताओं में से लैस है और इसका उपयोग जो कि अन्य नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा और दुश्मन पर लंबी दूरी से हमला करने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग याद रखेंगे और यह कदम जो कि चीन की तेजी से बढ़ती समुद्री शक्ति को भी दिखाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अग्नि मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है कि आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उड़ीसा। तो अभी हाल ही की बात है ये, हाल ही में अग्नि मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण ओडिशा, चौथा विकल्प हो जाएगा ओडिशा की जो कि चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज जो कि ITR से ये किया गया है। इस परीक्षण को सामरिक बल कमान मतलब SFC ने अंजाम दिया और परीक्षण के दौरान जो कि मिसाइल ने सभी तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब बात करें अग्नि मिसाइल की, तो अग्नि जो कि भारत की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है और इसकी मारक क्षमता जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक, जिससे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक लक्ष्य भेद सकती है ये। और इस सफल परीक्षण से क्योंकि भारत की परमाणु निवारण क्षमता और रक्षा शक्ति और भी मजबूत हुई है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में यूक्रेन के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसे नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला है कि एंजेला मर्केल, दूसरा है जॉर्जिया मेलोनी, तीसरा है जैनेट येलन और चौथा है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। तो हाल ही में यूक्रेन के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। ये इससे पहले जो कि कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थी, लेकिन अब इन्हें नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किस उद्देश्य से, तो ये आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से क्रिस्टिया फ्रीलैंड को नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आज का सवाल आप लोगों के लिए कि ग्लोबल AI शो 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है कतर और चौथा है बहरीन। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।